IVM। भाई हम हिंदुस्तानियों को बतियाना बड़ा पसंद है। बंगाली में अड्डा, उड़िया में खोट्टी, कन्नड़ा में हरटे और हिंदी में पुलियाबाजी। इस कला के लिए हमारी हर भाषा में एक शब्द है। हम तीनों तो अक्सर मिलकर पुलियाबाजी करते ही रहते हैं, तो हमने सोचा आपको भी इसमें शामिल कर लिया जाए। तो आइए प्रणय, सौरभ और ख्याति के साथ करते हैं पुलियाबाजी। हेलो ख्याति, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। कहाँ गए हमारे तीसरे पुलियाबाज? हाँ, तो सौरभ तो बिजी है, वो कुछ उनके कंपनी का काम कर रहे हैं, तो शायद अगले एपिसोड में फिर से आएंगे ही सौरभ। तो आज हम लोग किस विषय पे बात करें? हम लोगों ने सोचा कि ख्याति एक किताब पढ़ रही थी जिसमें वो कह रही थी कि बड़े क्रांतिकारी आइडियाज हैं, तो हम लोगों ने सोचा उस क्रांतिकारी आइडिया को पुलियाबाजी में डिस्कस करना तो बनता है। तो ख्याति बताइए, क्या क्रांतिकारी विचार लेके आई हैं आप? नहीं, क्रांतिकारी विचार तो है, लेकिन मतलब इसके पहले, ये डिस्कशन से पहले मैं ये बता दूं कि हमें एक तो ये है कि अलग अलग प्रकार के विचारों को देखना चाहिए, सुनना चाहिए, परखना चाहिए। और हमें बहुत सारी किताबों में बहुत सारे आइडियाज आते हैं। कुछ कोई कहीं क्रिटिक होता है अभी की सिस्टम का, कभी उसके कोई ऑल्टरनेट सॉल्यूशंस भी कोई प्रेजेंट करते हैं, राइट? तो काफी बार काफी रेडिकल आइडियाज में लोग बहुत ज्यादा प्रभावित भी हो सकते हैं, या तो बहुत लोग स्केप्टिकली भी देखते हैं। तो ऐसे ही एक बुक है रेडिकल मार्केट्स करके, जिसको मैं पढ़ रही थी। उसको लिखने वाले दो प्रोफेसर, एक प्रोफेसर और एक रिसर्चर है, एरिक ए पॉसनर और ई ग्लेन वाइल। मुझे पता है उनका नाम शायद मैं ठीक से नहीं बोल रही होंगी, बट ठीक है। तो बेसिकली इस किताब में उन्होंने मार्केट्स की उन्होंने ये प्रिमाइस दिया है कि फिलहाल अभी जो मार्केट्स है उसमें कोई ना कोई खामियां हैं, और उनको उन खामियों को ठीक करने के लिए वो कुछ नए अपने अलग सॉल्यूशन प्रेजेंट करते हैं, राइट? तो अब ये हमारा ये डिस्कशन का पॉइंट क्या है? ये मेरा कहने का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं कि ये किताब के सारे आइडियाज सही है या गलत है, मैं ऐसा कुछ नहीं कह रही हूँ। हम सोच रहे हैं कि आज का डिस्कशन हम एक तरीके से इन आइडियाज को डिस्कस करने के लिए लगाएं, और फिर उनको परखें कि क्या हम सोच सकते हैं कि क्या हम उनकी कुछ बातों से अग्री कर रहे हैं, या हमें लगता है कि इन आइडियाज में कुछ खामियां हैं, और वो जो प्रॉब्लम्स बोल रहे हैं कि हम ये सॉल्व करेंगे, क्या वो एक्चुअली सॉल्व कर पाएंगे कि नहीं। तो इस प्रकार से एक प्रकार का क्रिटिक हो सकता है। आपको क्या लगता है उसके बारे में? हाँ, नहीं, ये किताब 2018 की है शायद, और काफी चर्चित किताब है। इसके ऊपर इकोनॉमिस्ट में आर्टिकल्स आए थे, फिर काफी टॉप इकोनॉमिस्ट वगैरह लोगों ने इसके ऊपर चर्चा की थी। अमेरिकन इकोनॉमिक जर्नल पर भी इसका रिव्यू है, तो काफी चर्चित किताब है। और मुझे इस तरीके की किताबें अच्छी लगती है, क्योंकि कई सारी किताबें ऐसी होती है जो एक्चुअली एक पेपर होना चाहिए, उसमें जोड़ देते हैं आगे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, और मेन जो आइडिया रहता है वो तो होता नहीं है। लेकिन ये किताब वैसी बिल्कुल नहीं है। इसमें हर चैप्टर में एक क्रांतिकारी विचार है, और इस तरीके की किताबें तो बहुत रेयर होती हैं एक्चुअली। तो बहुत सही है कि आपने ऐसी किताब पढ़ी, और नए विचारों की तो चर्चा करनी चाहिए, चाहे हम उससे सहमत हो या ना हो। लेकिन नए विचार नहीं डिस्कस करेंगे तो फिर हम लोगों को नए सॉल्यूशंस कैसे मिलेंगे? तो इसलिए मुझे भी अच्छा लगा कि रेडिकल मार्केट्स, और नाम भी अच्छा है, तो इसके ऊपर चर्चा करते हैं। तो क्या रेडिकल करना चाहिए मार्केट्स में, क्या कहती है किताब? तो पहले तो यहाँ से शुरू करते हैं कि ये किताब की शुरुआत में ये जो ऑथर्स है वो क्या प्रपोज कर रहे हैं, मतलब उनका मेन फंडा क्या है। तो वो ये कह रहे हैं कि अगर हम कैपिटलिज्म और सोशलिज्म की डिबेट में जाएं, राइट, तो कैपिटलिज्म में मेन जो फीचर कौन सा है, ये है ना कि फ्रीडम टू ट्रेड एंड प्राइस मैकेनिज्म, कि ये प्राइस मैकेनिज्म और लोग अपनी मर्जी से जो ट्रेड कर रहे हैं उससे एक प्रकार की एफिशिएंसी बनती है। और ये पिछले हमने 20th सेंचुरी में ये जो सोशलिज्म और कैपिटलिज्म का डिबेट एक तरीके से प्ले आउट किया है, जहां पे हमने देख लिया कि जो सोशलिज्म का फाइनल फॉर्म ये आता है। सोशलिज्म का सेंट्रल आइडिया जनरली ये रहता है ना कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होगी, सारी प्रॉपर्टी सॉर्ट ऑफ एक कम्युनिटी की है, या जो गवर्नमेंट या जो सोसाइटी की है एक तरीके से,
और उसका फिर एक एफिशिएंटली कुछ ना कुछ उसका एडमिनिस्ट्रेशन किया जाएगा, बट उसका फाइनल प्रैक्टिस में ये आ जाता है कि कोई ब्यूरोक्रेट या कोई गवर्नमेंट उसको संभालती है, तो ये फाइनली जाके सेंट्रल प्लानिंग बन जाता है। तो वहाँ 20th सेंचुरी में के एग्जाम्पल से हम देख सकते हैं कि बहुत सारी जगह पे सेंट्रल प्लानिंग फेल हुआ है और उस हिसाब से एक कैपिटलिज्म एक बेहतर मॉडल की तरह बाहर आया है। तो ये ऑथर्स इस बात से तो सहमत है कि हाँ, मार्केट्स ही एक तरीके से एफिशिएंट तरीका है हमारे रिसोर्सेस को एक डिस्ट्रीब्यूट करने का एक तरीके से। पर वो कह रहे हैं कि अभी के मार्केट्स में भी पूरा परफेक्शन नहीं है। अभी के मार्केट्स में भी बहुत सारी जगह पे या तो मोनोपोली है या तो कहीं पे मिसिंग मार्केट्स है। तो वो ऐसे कुछ बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि हम ऐसे ट्रूली ओपन मार्केट्स बनाएंगे जिसमें मतलब और ज्यादा हर चीज का मार्केट हो सकता है या तो उसमें ज्यादा एफिशिएंसी आएगी, ऐसा उनका कहना है। वो उनके मॉडल्स हम अलग अलग है, वो हम देखें, एक मॉडल इसमें डिस्कस करेंगे आगे। तो वो कह रहे हैं कि हम इसके ये प्रॉब्लम को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसमें वो कुछ अलग अलग आइडियाज देते हैं, जिसमें जैसे कि एक उनका आइडिया है क्वाड्रेटिक वोटिंग का, जिसमें वो कह रहे हैं कि जैसे कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस का कोई अभी मार्केट नहीं बना है। हम वोटिंग तो करते हैं, हम किसी चीज पे सहमत है या नहीं सहमत है पॉलिसी के बारे में, उसके लिए हम वोटिंग तो करते हैं, पर उसमें हम अपनी कितनी इंटेंसिटी से इस चीज के बारे में हम बिलीव करते हैं वो हम नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए उन्होंने एक नया फंडा लगाया है जिसको वो क्वाड्रेटिक वोटिंग कहते हैं, जिसमें वो कह रहे हैं कि हम अलग अलग हम अपने वोट्स सेव करके फिर उसको खर्च कर सकते हैं। तो कोई एक मुद्दे पे हमारे ज्यादा वोट खर्च करें और किसी मुद्दे पे हम कम खर्च करें, ऐसा ये एक आपके पास एक क्रेडिट्स होंगे, फिक्स्ड क्रेडिट होगा हर इंसान के पास, और वो ये क्रेडिट किसी भी इशू के लिए उसका प्रयोग कर सकता है। तो पर जैसे अगर उनको 2 वोट खरीदने हैं एक किसी इशू के लिए जो उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो उनको उसके लिए ज्यादा पैसे पे करने पड़ेंगे, ज्यादा क्रेडिट देने पड़ेंगे उस तरीके से क्वाड्रेटिक वे में। तो अगर उनको 2 वोट देने हैं तो 4 क्रेडिट्स खर्च करने पड़ेंगे। इस तरीके से उन्होंने एक सिस्टम खड़ा करने के लिए, तो ये शायद उदाहरण था किस तरीके से मार्केट्स मिसिंग है ये वोटिंग मैकेनिज्म में, और किस तरीके से हम लोग मार्केट्स का उपयोग करके वोटिंग को बेहतर बना सकते हैं। इसमें भी मैं उनसे सहमत नहीं हूँ, लेकिन खैर आज हम लोग बात कर रहे थे उनके एक और सॉल्यूशन के बारे में, जिसमें वो एकाधिकार या मोनोपोली की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि किस तरीके से मोनोपोली एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और उसे सॉल्व करने के लिए मार्केट्स को एक अलग नजरिए से देखा जाना चाहिए। तो उसके बारे में बताइए ख्याति, क्या एग्जैक्ट प्रॉब्लम है और क्या सॉल्यूशन है? हाँ, उन्होंने प्रॉब्लम को इस तरह से फ्रेज किया है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी ये एक प्रकार की मोनोपोली है, ठीक है। अब ये कोई भी इकोनॉमिस्ट का मेन स्ट्रीम आइडिया ये नहीं है, मतलब इकोनॉमिस्ट लोग इस बात पे तो सहमत नहीं है कि सारी प्रॉपर्टी को वो लोग मोनोपोली नहीं मानते, राइट, बिकॉज हम ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन ये ऑथर्स का कहना है कि क्योंकि हर प्रॉपर्टी एक यूनिक होती है, एक बार अगर आपने उस प्रॉपर्टी पे ले लिया, अभी उसको आप एक प्रकार का एकाधिकार आपके पास है, और फिर अगर आप चाहो तो आप होल्ड ऑफ कर सकते हो। समझिए कि अगर एक किसी को फैक्ट्री लगानी है या किसी को रोड बनाना है और उनको 1000 घर में से एक उस प्रोजेक्ट के लिए जमीन खरीदनी पड़ेगी, तो 999 लोग भी अगर तैयार हो जाएं उसको बेचने के लिए, लेकिन अगर एक तैयार नहीं होगा पूरी तरह से, तो एक प्रकार से उसके पास डिसप्रोपोर्शनेट पावर है उसे होल्ड अप करके रखने का। ये उनका इस तरह से कहना है, ठीक है। तो दूसरा एक तरीके से उनका और एक भी ये कहना है कि अभी क्या हो गया है कि आपका इंसेंटिव ऐसा बढ़ गया है कि आप कुछ नहीं भी करोगे, आप उस जमीन को बिल्कुल इस्तेमाल नहीं भी करोगे, तो भी आपकी प्रॉपर्टी का भाव अगर बढ़ना है तो वो बढ़ता रहेगा, और उसका एक्चुअल यूज हो रहा है कि नहीं, इकोनॉमिक यूज हो रहा है कि नहीं, उसके अभी उस पे बिल्कुल एफिशिएंसी नहीं रही है। ऐसा उनका मानना है कि अभी वो एलोकेशन एक बार हो गया, उसके बाद वो यूज करे या ना करे उसकी मर्जी से, वो या तो वो लेजी ही रहे और उसको कुछ नहीं करना है, या तो सेंटिमेंटल की वैल्यू वजह से भी रखा रहे अपना जमीन कुछ किए बिना, तो भी एक प्रकार से वो इकोनॉमिक रिसोर्सेज का वेस्टेज कर रहा है, ऐसा उनका मानना है, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो एक प्रकार का टैक्स सजेस्ट कर रहे हैं,
और ये मैकेनिज्म काफी इंटरेस्टिंग है, और ये मैकेनिज्म उन्होंने खुद ने नहीं, मतलब ये पहली बार उन्होंने सजेस्ट किया ऐसा नहीं है। हेनरी जॉर्ज करके एक 19th सेंचुरी इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने भी इसको अलग फॉर्मेट में, थोड़ा सा अलग फॉर्मेट में इस मॉडल को सजेस्ट किया था। फिर और भी कुछ इकोनॉमिस्ट ने उनके अलग अलग वेरिएशन सजेस्ट किए, तो उसके ऊपर उन्होंने बिल्डअप करके अपना एक अलग मॉडल बनाया है। तो ये मॉडल थोड़ा सा, ये मॉडल समझने के लिए इंटरेस्टिंग है, मुझे मजा आया इसको समझने में। तो उनका कहना ये है कि आपकी जमीन कितने, आपकी प्रॉपर्टी का वैल्यू क्या है वो आप खुद डिसाइड करेंगे, ठीक है। और वो जो भी आप अमाउंट डिसाइड करेंगे उसका 1% भाग आपको उसको टैक्स के हिसाब से देना पड़ेगा, ठीक है। तो समझो कि मैंने डिसाइड की कि मेरी प्रॉपर्टी 1 लाख रुपए की है, समझिए, तो फिर उसके हिसाब से एक समझिए कि उसके ऊपर 10% का टैक्स है, तो मुझे हर साल मतलब वो 10% उसका टैक्स में देना पड़ेगा। तो इससे क्या फायदा हो रहा है? इससे फायदा ये हो रहा है कि बहुत ज्यादा वैल्यूएशन करने का मेरा इंसेंटिव कम हो जाएगा। तो क्योंकि अगर मैं जितना ज्यादा वैल्यू करूंगा अपनी प्रॉपर्टी पे, तो उतना मुझे ज्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अभी आप कहोगे कि अब मैं तो टैक्स कम करने के लिए बहुत कम भी वैल्यू कर सकता हूँ एक प्रकार से। तो अगर आप लेकिन बहुत कम वैल्यू करोगे, तो इसमें कंडीशन ये है कि किसी भी पॉइंट पे आप उस, जो भी आपने जिस वैल्यूएशन लगाया ना, आप उस वैल्यूएशन पे उसको सेल करने के लिए रेडी होने चाहिए। ये मतलब ये उसका थोड़ा सा ये माइंड बॉगलिंग है, मतलब हम ऑब्वियसली हम इस तरह से प्रॉपर्टीज नहीं लेन देन होती है उसकी, पर अगर इस प्रकार का मैकेनिज्म हो, तो उसका मतलब अगर मुझे आज मुझे मेरा घर इस भाव पे बेच देना, मतलब अगर, तो मैं उसको बहुत कम भी नहीं वैल्यू करूंगा ना, तो मुझे उसको डिसेंट जगह पे मतलब वैल्यू करना पड़ेगा, ताकि वो अगर वो भी बिक भी जाए तो वो बहुत कम प्राइस मुझे ना मिले उसके ऊपर। तो ये एक टैक्स और इसके बीच का एक ये अलग एक मैकेनिज्म है। आपको उसको सुनने से कैसा लगता है, मतलब पहले तो? हाँ, नहीं तो एक तो मतलब विचार के तौर पे तो बहुत ही दिलचस्प बात है, लेकिन जब मैं पब्लिक पॉलिसी के बारे में सोचता हूँ तो इम्प्लीमेंटेशन भी बहुत बड़ा पॉइंट आता है। उसके बिना हम लोगों को मतलब अच्छे विचार धूल चटा जाते हैं अगर हम लोगों ने उसके कार्यान्वयन के बारे में बात नहीं की। तो ठीक है, कार्यान्वयन से रिलेटेड कई चीजें हैं ही, और हम लोग ये भी नहीं बात कर रहे कि भारत में होना चाहिए या दूसरे देशों में, क्योंकि वो भी अलग बात है, लेकिन हम लोग सिर्फ एक विचार के तौर पे इसकी चर्चा करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो प्रॉपर्टी एक मोनोपोली है। तो मतलब इसमें प्रॉब्लम क्या है? मुझे प्रॉब्लम समझ में नहीं आया। मुझे लगता है वो लोग कह रहे हैं कि ठीक है, हाँ, एफिशिएंट यूजेज होना चाहिए हर लैंड का। एक ये प्रॉब्लम आपने बताई, और दूसरा एक होल्ड आउट प्रॉब्लम भी है। तो इसमें से, इन दोनों में से कौन सा प्रॉब्लम ज्यादा है? किसे सॉल्व करने की ज्यादा जरूरत है? आई थिंक वो दोनों को साथ में ही देख रहे हैं। वो कह रहे हैं मोनोपोली इन द सेंस कि एक बार आपने वो रिसोर्स को पकड़ लिया, फिर आप उसको यूज भी नहीं कर रहे हैं, और आप उस पे एक प्रकार का डिस्प्रपोर्शनेट पावर बढ़ा रहे हैं। और आई थिंक वो थोड़ा सा उन्होंने इतना क्लियरली इसको नहीं समझाया है, बट आई थिंक अगर मैं अपने इन्फ्रेंसेस उनके जो स्टार्टिंग में उन्होंने दिए हैं उनसे जोड़ूं, तो अगर जैसे कि आज ऐसा हो गया ना कि अगर आप सिर्फ प्रॉपर्टी रख के उसके ऊपर आप कुछ काम किए बिना भी, मतलब ये भी उन्होंने शुरू में उन्होंने ये कंटेक्स्ट में दिया है कि, और ये शायद ये थोड़ा सा यूएस सेंट्रिक डिबेट है, ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए। हाँ, तो उन्होंने इसका पब्लिक फाइनेंस रीजनिंग ये है। तो पहले तो ये लोग जो प्रॉपर्टी बोल रहे हैं वो सिर्फ जमीन के बारे में नहीं बोल रहे हैं ना, तो वो किसी भी चीज के लिए लागू हो सकती है। तो आपका लैपटॉप है, वो भी एक प्रॉपर्टी है, प्राइवेट प्रॉपर्टी है इकोनॉमिक्स टर्म्स में, तो उसके ऊपर भी ये चीज लागू हो सकती है। हाँ। और तो प्रॉपर्टी तो मतलब जमीन सिर्फ एक ऐसा उदाहरण है जो हम लोग समझ सकते हैं, लेकिन ये वो लोग कह रहे हैं किसी भी चीज के लिए लागू हो सकती है, ठीक है। और वो ये भी कह रहे हैं कि अभी इकोनॉमिक सिस्टम ऐसा हो गया है कि आपके इकोनॉमिक प्रॉफिट्स ज्यादा बढ़ गए हैं वर्सेस वेज प्रॉफिट्स। दैट इज वन ऑफ द थिंग्स दैट दे आर हाइलाइटिंग इन द बिगिनिंग। तो आई थिंक दे व्हाट इस मैकेनिज्म से वो क्या कह रहे हैं कि ये जो टैक्स जाएगा ना, वो फिर बाकी के समाज के लिए इस्तेमाल होगा। दैट इज द सेकेंड पार्ट ऑफ इट, राइट। सो दैट्स हाउ इन अ वे दे आर सेइंग कि आपका इस प्रॉपर्टी से जो भी प्रॉफिट बना है वो हम पूरी दूसरी सोसाइटी के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं एक तरीके से।
हाँ, तो ये तीसरा हाँ उन्होंने एक गोल ऐड कर दिया कि वो पैसा हाँ जो मिलेगा वो हम लोग हाँ बाँट देंगे लोगों में। ठीक है, तो हाँ पर हाँ, जो जैसा आप कह रहे थे कि एक मेन प्रॉब्लम जो है कि द रिटर्न्स ऑन कैपिटल आर मोर देन द रिटर्न्स ऑन इनकम। तो हम्म इस वजह से लोग कहते हैं कि ठीक है, वेल्थ टैक्स होना चाहिए, और ये जो बात कर रहे हैं वो फाइनली बोल रहे हैं एक वेल्थ टैक्स होना चाहिए कि हाँ आपकी पूंजी पर एक आपको कर पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन है फाइनली। 7% हो सकता है, 10% हो सकता है, लेकिन उनका हम्म जो सॉल्यूशन है वो ये है कि एक आपको वेल्थ टैक्स देना पड़ेगा, और दूसरा सिर्फ वेल्थ टैक्स ही नहीं, आपको अगर आपने जो कीमत रखी है आपकी पूंजी की, अगर कोई बंदा आता है और बोलता है मैं वो पूंजी उतनी दे सकता हूँ आपको, उतनी कीमत, तो आपको हम्म देना है। आपको हम्म कोई पर्याय नहीं है, आपको वो जो पूंजी है वो देनी पड़ेगी दूसरे इंसान को, जो भी वो हम्म कीमत देने के लिए तैयार है। तो आपके पास कोई अधिकार नहीं रहेगा आपकी किसी भी पूंजी पर। ठीक है, तो ये हम्म प्रॉब्लम हम्म है ना, तो ये सॉल्यूशन है। तो मैं इस तरीके से देख रहा था इसको। तो मैं वो अंकल बन जाता हूँ जो इस सॉल्यूशन से एकदम सहमत नहीं है। लेकिन हाँ मैं इसके ऊपर पढ़ भी रहा था। मुझे हम्म लगता है ये प्रॉब्लम है ही नहीं, मतलब शायद ये प्रॉब्लम, एक हल ढूँढने की कोई ज़रूरत नहीं है हमको प्रॉपर्टी के ऊपर, क्योंकि हम्म प्रॉपर्टी का होना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आपका उसके ऊपर कंट्रोल गारंटीड है, तभी आप उसमें इन्वेस्ट करोगे, तभी आप कुछ नई चीज़ करोगे उसके ऊपर, है ना? तो जैसे आप ज़मीन पे भी देखते हो, अगर आपको पता है कि आपकी ज़मीन कल चली जाएगी, तो आप उसको बेहतर क्यों बनाओगे? उसमें आप फर्टिलाइज़र नहीं हम्म डालोगे, खाद नहीं डालोगे, पानी नहीं डालोगे। इनफैक्ट आप उल्टी दिशा में जाके, अगर आपको पता है ये ज़मीन और किसी को चली जाएगी, तो आप ऐसी चीज़ें करोगे जिससे कि आप एन्श्योर करना चाहोगे कि कोई ये ना खरीदे। तो आप उसकी एक्टिवली लैंड की वैल्यू ऐसी करोगे, खराब दिखाने की कोशिश करोगे, है ना? तो एक ये हम्म प्रॉब्लम हो सकती है। हम्म दूसरा तो, एक तो मुझे नहीं लगता कि हर चीज़ की प्रॉपर्टी कंट्रोल एक प्रॉब्लम है। हम्म इसको अलग-अलग क्षेत्रों में देखना चाहिए। अगर हम कह रहे हैं कि पेटेंट्स एक मोनोपोली है, तो उसके ऊपर हम्म अलग चर्चा हो सकती है, और अगर हमें देखना पड़ेगा कि ठीक है, अगर मोनोपोली पेटेंट्स पर एक प्रॉब्लम है, तो या तो वो मोनोपोली पीरियड को आप घटाएँ, या फिर आप पेटेंट्स को ही निकाल दीजिए। लेकिन उसके भी अलग परिणाम हो सकते हैं, जो कि हम लोग इस एपिसोड में नहीं चर्चा कर रहे हैं। हम लोगों ने हाँ मिहिर के साथ एक एपिसोड किया था, इसमें चर्चा की थी। लेकिन अगर हम लोग जनरलाइज़्ड किसी भी पूंजी के बारे में बात करें, तो मुझे नहीं लगता ये कोई प्रॉब्लम ही है जिससे सॉल्व करने की ज़रूरत है। ये हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि हर लैंड, एक तो होल्ड आउट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के अलग तरीके हो सकते हैं, जैसे कि एमिनेंट डोमेन होता है अमेरिका में, और भारत में भी स्टेट तो ले ही लेता है प्रॉपर्टी हाँ अगर होल्ड आउट हो तो। और हम्म कई सारे उदाहरण हैं जिसमें ऐसी ज़रूरत भी नहीं पड़ी, और अच्छे पेमेंट देने पर लोगों ने लैंड डिस्पोज़ ऑफ कर दिया। जैसे बैंगलोर में बीएमआरसीएल है, उसका काफ़ी उदाहरण है, हम्म जिस तरीके से उन्होंने जिन लोगों से लैंड लिया, उनको ठीक-ठाक भरपाई की, और उस वजह से काफ़ी लोगों ने ये लैंड दिया भी सरकार को। तो ऐसा ऐसा मुझे नहीं लगता कि प्रॉब्लम है होल्ड आउट का, और भारत के कॉन्टेक्स्ट में तो मुझे नहीं लगता इतना बड़ा प्रॉब्लम भी है। और दूसरा हम लोग, हाँ, जो आप बात कह रही थी कि ये एफिशिएंट यूसेज ऑफ लैंड की हम्म बात है ना, तो जैसा मैं कह रहा था, अगर हम लोग ये सिस्टम को लगाएँगे, तो उसमें और ही अलग प्रॉब्लम होंगे। एक तो इन्वेस्टमेंट, निवेश बहुत कम हो जाएगा हर किसी भी लैंड में। हम्म, कोई क्यों निवेश करेगा उसके ऊपर? हाँ तो तो आप एक इसको मैं इस पे रिस्पॉन्ड कर लेती हूँ थोड़ा हाँ, सा अभी तक हुँ, के हुँ, 2-3 पॉइंट्स पे, ठीक है? तो अच्छा मैं भी ये बता दूँ कि मैं इनकी बातों से पूरी तरह मैं भी कन्विंस्ड तो नहीं हूँ, ठीक है? बट हुँ, क्योंकि मैं पढ़ रही हूँ तो एट लीस्ट आई हैव टू रिप्रेजेंट व्हाटएवर दे हैव सेड तो मैं उसको थोड़ा-सा जितना मैं समझी हूँ, मैं उनके आर्गुमेंट्स आपको बता रही हूँ, ठीक है? तो कि उन्होंने 2 फैक्टर्स की बात की है। एक है कि इंसेंटिव टू इन्वेस्ट इन द लैंड और इन एंड दी एफिशिएंसी ऑफ एलोकेशन। अब ये 2 अलग-अलग चीजें हैं। तो उन्होंने बोला कि ये जो टैक्स रेट आपको देना पड़ेगा, उसका नंबर चेंज करके आप उसका बीच का एक बैलेंस ला सकते हो। तो ये थोड़ा मैथ्स लगा के उन्होंने बेसिकली समझाया कि अगर बहुत ज्यादा टैक्स लगा तो आपकी बात सही है कि उसमें इन्वेस्ट करने का आपका इंसेंटिव बहुत घट जाएगा। अगर मुझे 30% हर साल इस प्रॉपर्टी का दे ही देना है, तो मैं ये सोचूंगा तो 3 साल में तो बेच ही देनी है ना, मतलब तो फिर रख के क्या नहीं, फायदा एक ख्याति, तरीके से। मैं इसी पॉइंट से एक्चुअली, हाँ इन्वेस्टमेंट कम इसलिए नहीं होगा क्योंकि टैक्स देना है। इन्वेस्टमेंट इसलिए कम होगा क्योंकि
कोई गारंटी नहीं है कि मेरे पास जो लैंड है वो रहेगा। हाँ नहीं, और दूसरा हाँ वो भी तो है, वहां पे भी मैं आती हूँ, लेकिन अगर चलो मेरे पास रहा भी तो समझो मैंने कुछ इन्वेस्टमेंट किया और उसके ऊपर अब मेरी लैंड प्राइस बढ़ गई, समझो मैंने अपने घर का रिनोवेशन किया, मेरी प्राइस, घर की प्राइस बढ़ गई, पर अभी मुझे उस पे वापस टैक्स देना पड़ेगा, है ना। अब मेरा नया जो प्राइस बना है मेरा, जो क्योंकि मैंने ऑलरेडी उसमें इन्वेस्टमेंट किया, तो मुझे लगता है कि भाई क्यों खर्चा करूं और उस पर टैक्स डालूं, वो भी एक रीजन हो सकता है कि क्यों मैं इन्वेस्ट ना करूं। पर अगर वो थोड़ा कम है तो उन्होंने एक थोड़ा मैच लगाया कि अभी अगर इतना परसेंट लगाएंगे तो ठीक है, दोनों के बीच का ट्रेड ऑफ हो जाएगा, ऐसा उनका कहना है। तो उन्होंने अबाउट 7% लगाया है कि ये अगर देंगे तो शायद ये आपका इन्वेस्टमेंट करने का इंसेंटिव बहुत ज्यादा नहीं घटेगा, ये उनका कहना है। हाँ, तो जैसा मैं कह रहा था कि हाँ 7%, 10% नंबर से शायद जितना आप टैक्स दे रहे हैं वो कम हो जाएगा, लेकिन जो अनसर्टेनिटी है, आप गारंटी तो नहीं कर सकते कि आपने के पास जो लैंड है वो रहेगा ही। अगर हाँ, आपको 40 लाख की चीज, या तो आप बोलेंगे कि एक्चुअली इसकी वैल्यू 1 करोड़ है और मैं सिर्फ कुछ 7% टैक्स दे रहा हूँ, ठीक है, उससे मैं सहमत हूँ, लेकिन अगर और कोई सामने आके 1 करोड़ दे देगा तो आपको वो प्रॉपर्टी आपके पास नहीं रहेगी ना, तो वो गारंटी तो आपके पास है नहीं, और नहीं, उस वजह से निवेश कम होगा। और इसके ऊपर बहुत थियरीज है, जैसे आर्मेन एल्कियन है जिन्होंने प्राइवेट प्रॉपर्टी पर बहुत सारा शोध किया था, और उन्होंने यही कहा था कि प्रॉपर्टी राइट्स पर हक इसीलिए जरूरी है क्योंकि अगर आपके पास ये हक हो तब आप उसमें निवेश करेंगे, और आप नहीं तो अगर प्रॉपर्टी राइट्स श्योर नहीं हो तो क्या होता है कि लोग उसके ऊपर उसको एक्सचेंज नहीं करेंगे, ट्रेड नहीं करेंगे, बल्कि एक दूसरे से झपटने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर प्रॉपर्टी राइट्स प्रोटेक्टेड है तभी हम लोग सोचेंगे कि हम लोग हाँ मैं झपट नहीं सकता आपसे, और अगर मुझे वो चीज चाहिए तो एक ही तरीका है मेरे पास, वो ये है कि मैं आपको पैसे दूं, उसका भरपाया करूं, और मैं उससे आपकी सहमति से वो चीज ले लूं, और जब तक आपकी सहमति ना हो वो जमीन आपकी रहेगी, और आप जो चाहे मन चाही चीज कर सकते हैं उस पर, और ये आपका हक है। तो आप वो हक खरीद रहे हैं, और वो हक खरीद रहे हैं उस जो चाहे आप वो करना चाहे उससे। तो मतलब मुझे लगता है इन्होंने एफिशिएंसी पर ज्यादा ही तवज्जो देती है, लेकिन अगर मैं हाँ, चाहता हूँ कि मेरी जमीन या मेरी पूंजी, अगर मैंने उसे पे किया है और उसका मैं जैसा चाहे उपयोग करना चाहूँ, वो उतना हक मुझे होना चाहिए, ठीक है, तो वो तो शायद वो ये नहीं सोच रहे हैं। हाँ, तो मैं एक्चुअली आपसे इस बात पे सहमति रखती हूँ कि इनके पूरे बातों में मुझे यही सबसे बड़ा लगा कि कोई कंसेंट, मतलब ट्रेड तो तभी कहा जाता है ना कि जब दोनों साइड इक्वली डिसाइड करके हाँ बोल के ट्रेड करे, और प्राइस मैकेनिज्म तभी काम करेगा ना जब मैं दोनों साइड उस ट्रेड में डिस्कशन करके वो नेगोशिएट करके लाए ना। मैंने आज अपनी प्राइस डाल दी, कल आगे कोई कुछ और भी नंबर लगा। एक तो इसमें ये लोग बहुत ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं सेल्फ असेसमेंट का, कि मैं अपनी प्रॉपर्टी का प्राइस क्या है वो मैं खुद डिसाइड कर पाऊं। ये कभी आपने, मुझे एक बार कभी किसी चीज का सेल्फ असेसमेंट करना पड़ा है, वो है कुछ पार्सल भेजते वक्त ये डालना पड़ा है कि इसका वैल्यू क्या है और उस पर मैं क्या इंश्योरेंस पे करूंगी। मुझे उतनी 100 रुपए की चीज में मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इस पे मैं क्या लिखूं। अब घर जैसी कोई चीज में किसी भी इंसान के लिए ये समझ पाना कि उस पे क्या डाले, दिस इज वेरी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, ह्यूमन बीइंग का प्रॉब्लम हो जाएगा कि वो इनर्शिया, मतलब वो समझ ही नहीं पाएंगे कि वो उसको किस तरह से सॉल्व करे। एक तो मुझे ये खुद ही बहुत बड़ा चैलेंज लग रहा है, और मुझे वो कह रहे हैं कि इन इक्वालिटी को सही करने की कोशिश कर रहे हैं, तो सामने वाले के पास अगर ज्यादा पावर है, मैं तो उस एंगल से भी थोड़ा सा सोच रही थी कि तो वो अपने पैसे के पावर से मेरा सामान खरीद सकता है या मेरी प्रॉपर्टी खरीद सकता है। मेरे पास एक ही चीज है ना बोलने का कंसेंट, कि मुझे नहीं खरीदनी, बचनी, वो भी इसमें से चली जा रही है। तो मुझे लगता है अगर किसी के पास अगर ऑलरेडी पावर स्क्यूड है, कहाँ हम उसको कैसे बैलेंस कर रहे हैं दूसरी साइड से, मुझे वो इतना क्लियरली समझ नहीं आ रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल, और वही होल्ड आउट प्रॉब्लम को हम लोग एक प्रॉब्लम की तरीके से देख रहे हैं, लेकिन वो एक इंसान का हक भी है। तो अगर हम लोग कह रहे हैं कि उसे, और जैसे ये 1 करोड़ आप न दे पाएँ पर कोई बड़ी कंपनी जिसके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो दे देगी, तो इस तरीके से नुकसान हो गए। तो ठीक है, और दूसरी चीज़ है जो उनका मुख्य हल है कि हम लोग वेल्थ टैक्स दें। तो सबसे पहले तो वेल्थ टैक्स बहुत बार ट्राई कर चुका है, भारत में भी था वेल्थ टैक्स इंदिरा गांधी के टाइम। तो वेल्थ टैक्स किसी को भी पसंद नहीं है, कभी भी पसंद नहीं है, क्योंकि आप सोचिए वेल्थ टैक्स में आप ये कह रहे हैं, एक तो आपने जब वो
इनकम आई आपके पास तब आपने टैक्स भरा ही होगा। और आप बोल रहे हैं कि आपके पास जो चीज है आपने मेहनत से कमाई है, टैक्स दे के कमाई है, बस वो चीज आपके पास है इसलिए आप और टैक्स दोगे। और ये बड़ी प्रॉब्लम होती है। और जब भी आप वेल्थ टैक्स लगाओगे उसके कई परिणाम होते हैं, जैसे कि जो अमीर इंसान होगा वो तो वेल्थ भारत के बाहर ले जाएगा, और तो टैक्स तो वो टैक्स लेबर पे टैक्स हो जाएगा क्योंकि वो जॉब यहाँ पे नहीं क्रिएट करेंगे और क्या करेंगे। दूसरा ये है कि वेल्थ अगर आप एक चीज पे टैक्स लगाओगे तो लोग दूसरी किसी और चीज जिस पे टैक्स कम है उसमें पैसा डाल देंगे। तो इसको आपको सॉल्व करना है तो हर पूंजी पे आपको टैक्स लगाना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे होगा अगर अपने जमीन पे टैक्स लगाया लोग गोल्ड ले लेंगे, गोल्ड पे टैक्स लगाया तो लोग लैपटॉप्स ले लेंगे। हर चीज की एक पूंजी हो सकती है ना, तो आपको उस तरीके से करना पड़ेगा। और ये वेल्थ टैक्स एक तो आप लगा रहे हैं और उसके बाद वेल्थ टैक्स लगाने के बाद आपको गारंटी भी नहीं है कि आपके पास चीज रहेगी या नहीं, तो मुझे लगता है ये भी उसमें बड़ा प्रॉब्लम। और तीसरा जो उन्होंने चीज लाई थी कि असमानता घटाएं वगैरह, तो वो इस सॉल्यूशन से थोड़ी हटके है। वो उसको आप कह रहे हैं कि आपको और पैसे चाहिए सरकार के पास जिससे कि आप उसे बांट सके दूसरे लोगों में एक्सपेंडिचर साइड पे। वो आप और किसी टैक्स से भी कर सकते हैं, या फिर जो अभी आपके टैक्स है उसका कलेक्शन एनफोर्समेंट बेहतर करें, रेट्स कम करें वगैरह से भी आप वही चीज कर सकते हैं। जैसे हम देख रहे हैं जीएसटी में भी कलेक्शंस बढ़ रहे हैं हर दर क्वार्टर, तो उसके लिए हमें इतना रेडिकल चीज करने की कोई जरूरत नहीं है, जिसके थोड़े कम रेडिकल कई सारे से भी हो सकता है। हाँ, और जिसके कई ऐसे परिणाम हैं जो काफी और नुकसानदेह हैं। तो इसीलिए मुझे लगता है कि आइडिया सोचना चाहिए इसके बारे में, लेकिन इसका मुझे नहीं लगता कोई प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है जनरलाइज तौर पे। जैसे मैंने कहा शायद स्पेसिफिक एरियाज में पैटेंट्स वगैरह में शायद सोचा जा सकता है इसको, लेकिन उसमें भी मुझे बहुत ही डाउट है। आपको क्या लगता है, क्या मैं आपको कन्विंस कर पाया? नहीं, मुझे मैं आपकी काफी सारी बातों से सहमत हूँ, और मुझे ये वेल्थ टैक्स वाला पॉइंट भी आपका मैंने नहीं सोचा था ये वाला एंगल से। तो उन्होंने कुछ लिमिटेड एप्लीकेशन हो सकती है ये भी उन्होंने लिस्ट की है। तो जैसे कि वो कह रहे हैं कि वो भी आई थिंक वो मानते हैं कि ऑब्वियसली इस तरह का इम्प्लीमेंटेशन तो आज नहीं होना है, तो वो कह रहे हैं कि अगर इसे ट्राई करना है तो कहाँ ट्राई करना है, राइट। तो वो कह रहे हैं कि आज जो चीजें कॉमन शेयरिंग वाली है ना, जैसे कि गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, या से समथिंग लाइक फिशिंग राइट्स या माइनिंग राइट्स, जिसकी ऑक्शनिंग भी आज अभी भी थोड़ी सी आर्बिट्ररी तरीके से होती है, उस पर ज्यादा क्लैरिटी नहीं है। तो वो बोल रहे हैं कि उस प्रकार की प्रॉपर्टीज में शायद इसका एक लिमिटेड यूजेज हो पाए, जिसमें आप किसी को बोलो कि आप क्या बिड करोगे उसके ऊपर, और उसके प्रपोर्शन में फिर वो उसके ऊपर टैक्स दे, और अगर वो उतना नहीं कर पाए तो शायद कोई और आके उनको आउटबिड करके दूसरे साल किसी और के पास वो चला जाए, ताकि बहुत लॉन्ग टर्म के लिए एक ही कंपनी के पास समझो माइनिंग है या एक ही कंपनी के पास फिशिंग राइट्स है, मे बी उसमें अगर चेंज आ गया तो कोई बड़ी बात नहीं हो रही है। आज कोई ये कर रहा है, कल शायद कोई दूसरा कर सकता है। ये इस तरह से वो बोल रहे हैं कि इस प्रकार की जगह पे इसका टेस्टिंग किया जा सकता है, जो मुझे लगता है शायद वहां पे मुझे लगता है शायद ठीक हो सकता है। फिशिंग राइट्स में इसमें कोई एक आज कोई ये करेगा, कल कोई दूसरा करेगा, पता नहीं, मे बी इट कैन वर्क। हाँ, पर मुझे नहीं लगता ये मोनोपोली है। प्राइवेट प्रॉपर्टी को मोनोपोली बोलना मुझे थोड़ा अटपटा सा लग रहा है। मोनोपोली पावर ये है कि आप एंटी कंपटीशन हो, आप ये कर रहे हो कि किसी और की कंपटीशन को आप एक्टिवली कम कर रहे हो, या फिर अपने पावर का दुरुपयोग कर रहे हो मार्केट शेयर गेन करने में, उसे कहते हैं। यहाँ पर प्राइवेट प्रॉपर्टी ये सिर्फ एक अधिकार है। ऐसे हर इंसान के कुछ अधिकार होते हैं, और वो अधिकार को मोनोपोली कहना मुझे लगता है थोड़ा एक दार्शनिक डिफरेंस है इस अप्रोच में। आई थिंक मैं आपसे ज्यादा सहमत हूँ, उनसे थोड़ा कम इस हिसाब से मैं अग्री करती हूँ आपसे। नहीं, वैसे किसी भी नए आइडिया के विरुद्ध बोलना आसान होता है, और वो तो है, लेकिन ये किताब में कई सारे ऐसे विचार हैं, तो लोगों को पढ़नी चाहिए ये किताब और अपने खुद के मत बनाएं। और जो क्वाड्रेटिक वोटिंग वाला है वो भी एक अच्छा लगा है। तो मुझे लगता है इस किताब को पढ़ने से थोड़ा फिलोसॉफिकली तो आप सोच पाएंगे। एक फॉलोअप क्वेश्चन पूछना था। आपने बोला था कि क्वाड्रेटिक वोटिंग में आप पूरी तरह सहमत नहीं, तो मैं जानना चाहती हूँ उसमें आपके क्या ऑब्जेक्शंस हैं?
क्वाड्रेटिक वोटिंग में बात यह है कि आप ये कह रहे हैं कि उनका पॉइंट ये था कि माइनॉरिटी राइट्स को आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं इस तरीके से, हाँ। क्योंकि अगर मुझे किसी विषय पर बहुत ज्यादा पैशनेटली फील हो रहा है तो उस विषय पर मैं ज्यादा अपना बजट एलोकेट करूंगा जो क्रेडिट्स का है, और इस वजह से तो मुझे लगता है पॉलिटिक्स का पर्पस ये नहीं होता है। पॉलिटिक्स का पर्पस होता है परसुएशन, एक दूसरे को कन्विंस करना। तो एक्चुअली अगर आप एक्सट्रीमिस्ट व्यूज, चाहे आप उसे चाहते हो या ना चाहते हो वो अलग बात है, लेकिन एक्सट्रीमिस्ट व्यूज को आप बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं इस विचार हाँ। से, जो कि जरूरी नहीं है। अगर आप एक्सट्रीम व्यू भी रखते हैं किसी चीज पे, तो पॉलिटिक्स डिमांड करता है डेमोक्रेसी में कि आप परसुएट करें, आप अपने विचार दूसरे लोगों को कन्विंस करें और फिर वो चेंज आए। बल्कि इस सिस्टम में आपको वो करने की जरूरत नहीं है, और इसलिए मुझे प्रॉब्लम लगता है। ओके, ठीक है। हाँ, मैं एक्चुअली इससे आपके साथ काफी सहमत हूँ। तो ठीक है, आई थिंक हमने अच्छा डिस्कशन कर पाए, तो इसी पर आज की पुलियाबाजी फिर समाप्त करते हैं और श्रोताओं को पूछते हैं अगर वो उन्होंने ये किताब पढ़ी है तो उनके क्या विचार है, वो जरा हमें भेजिए। आज के लिए इतना ही, शुक्रिया। उम्मीद है आपको भी मजा आया। यह पॉडकास्ट संभव हो पाया है तक्षशिला इंस्टीट्यूशन के सपोर्ट के कारण। तक्षशिला पब्लिक पॉलिसी में शिक्षा और अनुसंधान के लिए स्थापित एक स्वतंत्र संस्था है। आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, आपकी उम्र कुछ भी हो, अगर आप पब्लिक पॉलिसी, विदेश नीति या टेक्नोलॉजी गवर्नेंस में रुचि रखते हैं तो तक्षशिला की वेबसाइट takshashila.org.in पर उनके कोर्सेज को जरूर चेक कीजिए। और अगर आप पुलियाबाजी में शामिल होना चाहते हैं तो हमसे कनेक्ट कीजिए puliyabazi@gmail.com पर या फिर @puliyabazi ट्विटर पर। शुक्रिया। IVM